दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक दौर ऐसा आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो दौर है खिलजी वंश का। ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था, नहीं, ये एक पूरी क्रांति थी जिसने सल्तनत की बुनियाद तक हिला दी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस वंश ने लोहे से एक साम्राज्य गढ़ा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बिखरते हुए नाजुक से राज्य को एक फौलादी साम्राज्य में बदला कैसे जाता है। खिलजियों की कहानी असल में इसी सवाल का जवाब है, और यकीन मानिए इस जवाब में आज भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। देखिए, खिलजियों से पहले और बाद की सल्तनत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सल्तनत पर कुछ गिने चुने तुर्क अमीरों का राज था, दूसरी तरफ खिलजियों ने सत्ता का आधार फैला दिया। पहले जो सल्तनत एक छोटे से दायरे में सिमटी हुई थी, अब वो आक्रामक तरीके से फैलने लगी। और जहां पहले सुल्तान का कंट्रोल बहुत कमजोर था, वहां अब एक मजबूत आर्थिक और सैन्य पकड़ ने जगह ले ली। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव था। तो आखिर खिलजियों के आने से पहले हो क्या रहा था? ये समझने के लिए हमें उस संकट को देखना होगा जिससे सल्तनत उस वक्त गुजर रही थी। गुलाम वंश ने सल्तनत की नींव जरूर रखी, लेकिन अब तक वो ढांचा अंदर से खोखला हो चुका था। सत्ता जो थी वो बस कुछ खास तुर्क गुलाम परिवारों के बीच का खेल बनकर रह गई थी। बलबन जैसे एक मजबूत शासक के जाने के बाद दिल्ली का दरबार साजिशों और गुटबाजी का अड्डा बन गया था। सुल्तान कमजोर थे और सल्तनत बढ़ने के बजाय बस अपनी सीमाओं को बचाने की जद्दोजहद में लगी थी। और इसी खालीपन के बीच एक नई ताकत का उदय हुआ, एक ऐसी ताकत जिसे दिल्ली का अमीर उमरा वर्ग बाहरी समझता था, अपना नहीं मानता था। यहीं से खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि ये खिलजी थे कौन? असल में वो भी तुर्की थे, लेकिन सदियों से अफगानिस्तान में रहने की वजह से दिल्ली के जो प्योर तुर्क अमीर थे वो उन्हें बाहरी समझते थे। उनकी नज़रों में ये लोग अफगानी थे, सिंहासन के लायक तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए उनका सत्ता पर काबिज होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। पहले खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उन्होंने दया और सुलह के साथ शासन करने का सोचा, विद्रोहियों को माफ किया, पुरानी व्यवस्था के साथ शांति बनाने की कोशिश की। लेकिन मध्ययुगीन भारत की उस क्रूर राजनीति में दया को कमजोरी मान लिया गया। उनका ये प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया और इसने एक कहीं ज्यादा निर्दयी शासक के लिए रास्ता बना दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पर, अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा इंसान जिसने सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसके तरीके बेहद क्रूर और निर्मम थे। अलाउद्दीन सिंहासन पर बैठा कैसे? अपने ही चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके। आज ये हमें बहुत क्रूर लगता है ना? लेकिन उस दौर की राजनीति में ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। सत्ता को हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए हिंसा एक जरूरी कह सकते हैं एक नॉर्मल टूल माना जाता था। गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन को एक ऐसी दुश्मन का सामना करना पड़ा जो पूरी सल्तनत को निगल सकता था, मंगोल। उत्तर पश्चिम से एक के बाद एक 6 से भी ज्यादा बड़े हमले हुए। ये कोई छोटी मोटी लूटपाट नहीं थी, ये वजूद की लड़ाई थी। और इसी एक बड़े खतरे ने अलाउद्दीन के हर सख्त फैसले की नींव रखी। तो एक तरफ अंदरूनी विद्रोह का डर और दूसरी तरफ बाहरी मंगोल आक्रमण। इन दोहरे खतरों से निपटने के लिए अलाउद्दीन का जवाब बहुत रैडिकल था। उसने फैसला किया कि वो इस राज्य को, इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। उसने एक ऐसे मिलिट्री स्टेट का निर्माण किया जो उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल पर आधारित था। अलाउद्दीन का ये पूरा प्लान 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा था। पहला, एक विशाल सेना। दूसरा, एक ऐसी इकोनॉमी जिस पर सरकार का पूरा कंट्रोल हो ताकि सेना का खर्चा उठाया जा सके। और तीसरा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो सुल्तान के हर हुक्म को बिना सवाल किए लागू करे। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेना की। अलाउद्दीन ने दिल्ली में पहली बार एक विशाल परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई। उसने सैनिकों को जमीन या जागीर के बजाय कैश सैलरी देना शुरू किया। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि सैनिकों की वफादारी सीधी सुल्तान के प्रति थी। घोड़ों को दागा जाता था ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, और एक खूंखार जासूसी नेटवर्क ये पक्का करता था कि कोई भी सुल्तान के खिलाफ साजिश ना कर सके। लेकिन इतनी बड़ी सेना को पैसा कहाँ से मिलेगा? यहीं पर अलाउद्दीन के वो आर्थिक सुधार आते हैं जो उस जमाने में किसी ने सोचे भी नहीं थे। उसने दिल्ली के बाजारों में हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी, अनाज से लेकर घोड़े तक।
और इसका मकसद आम लोगों की भलाई नहीं था। नहीं, मकसद ये था कि उसके सैनिक कम सैलरी में भी अपना गुजारा कर सके। और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सजा बहुत बहुत कठोर थी। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन ने पुराने तुर्क अमीरों की कमर तोड़ दी। उसने सीधे किसानों से टैक्स वसूलना शुरू किया, जिससे सारे बिचौलिए खत्म हो गए। अमीरों की पार्टियों, उनकी शादियों और उनकी प्राइवेट आर्मी सब पर बैन लगा दिया गया, ताकि वो कभी भी सुल्तान के खिलाफ एकजुट ही न हो सके। अलाउद्दीन का ये एक कोट उसकी पूरी फिलॉसफी को बता देता है। वो कहता था, मैं वही करता हूँ जिससे राज्य को फायदा हो। विद्रोह की जड़ धन और सामाजिक स्वतंत्रता में है। मतलब साफ था, वो न तो धर्म से चलता था, न परंपरा से, सिर्फ और सिर्फ राज्य के हित से। और उसका मानना था कि अमीरी और आज़ादी ही विद्रोह की जड़ हैं, इसलिए उसने इन दोनों को ही कुचल दिया। तो अलाउद्दीन ने लोहे के दम पर ये जो सिस्टम बनाया था, उसका आखिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि ये विरासत जितनी शानदार थी, उतनी ही नाजुक क्यों थी। तो खिलजियों की विरासत को हम कैसे देखें? एक तरफ उन्होंने तुर्क अमीरों का दबदबा खत्म किया, सतलत को दक्षिण भारत तक फैलाया और सत्ता को दिल्ली में सेंट्रलाइज किया। ये सब सच में बड़ी उपलब्धियां थी। लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसा सिस्टम बनाने में नाकाम रहे जो उनके बाद भी चल सके। उन्होंने कोई स्थायी संस्था नहीं बनाई, कोई उत्तराधिकार का पक्का नियम नहीं बनाया। पूरा का पूरा साम्राज्य बस एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर टिका हुआ था। और इसका नतीजा ये हुआ कि अलाउद्दीन की मौत के बाद उसकी बनाई हुई पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके कमजोर उत्तराधिकारी उस लोहे के सिंहासन को संभाल ही नहीं पाए और सिर्फ 4 सालों के अंदर खिलजी वंश का अंत हो गया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। खिलजी वंश की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान की प्रतिभा और क्रूरता एक साम्राज्य बना तो सकती है, लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम कभी भी अपने बनाने वाले से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी प्रासंगिक था और आज भी है।